Hey, yeah, what's up, everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑडिट की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करी थी एंड आई आस्क्ड यू ऑल ऑफ क्वेश्चन कि क्या आपको एक डेमो लेक्चर चाहिए कि मैंने कैसे स्टडी मटेरियल से पढ़ा, एंड मोस्ट ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि हाँ प्लीज़ एक डेमो लेक्चर डाल दो. तो मैंने चैप्टर 4 स्टडी मटेरियल का विच इज़ ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पूरा रिकॉर्ड करके एज अ टीचर, मतलब अगर आप आगे की वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने एज अ टीचर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया एंड ये भी समझा दिया कि आगे के नेक्स्ट चैप्टर जो आप खुद से पढ़ोगे तो उसमें कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो आगे 40 मिनट्स का लेक्चर है तो आप प्लीज़ उसे देख लेना. बट एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना वो सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पे मेरी वीडियो भी चले एंड पीछे PDF भी चले. तो अगर किसी को पता है वो वीडियो कैसे बनाते तो बता देना. बट कंटेंट की बात करें तो कंटेंट पूरा है, चैप्टर पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली कंप्लीटेड है एंड उसके साथ साथ मैंने एंड में नोट्स भी डाल दिए हैं कि रिवीजन कैसे करना है, उसके नोट्स भी अपलोड कर दिया है. मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको वो नोट मिल जाएगा. तो आप ये पूरा लेक्चर देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. और ये चैप्टर मैंने स्पेसिफिकली उठाया है पढ़ाने के लिए क्योंकि ये चैप्टर आप छोड़कर जाते हैं ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एंड ये चैप्टर से आपको 5 मार्क की थियोरी, 5 मार्क का क्वेश्चन का आता है. तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर उठाया कि अगर आपने कहीं और नहीं किया है तो आप ये वीडियो देख लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. So I'm now starting with chapter number 4, Special Aspects of Auditing in Automated Environment. इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा. इसमें से 4 मार्क्स की थियोरी प्लस 1 मार्क का MCQ श्योर शॉट पक्का है. ठीक है. सो बेस्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज़ कि इसमें कंसेप्ट्स बहुत कम है और इन कंसेप्ट्स को अगर आपने कर लिया तो आपके ये 5 नंबर मिल जाएंगे. और ऑडिट में यार 5 नंबर बहुत होते हैं. एंड सेकेंडली ये चैप्टर यूजुअली सारे स्टूडेंट्स छोड़ कर जाते हैं और ये मैं चैप्टर करके गई थी एंड इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया एग्ज़ाम में. फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन का 3rd पार्ट इसी चैप्टर से आया हुआ था. सो इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ आई स्टडीड फ्रॉम स्टडी मटीरियल, कैसे पढ़ा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको मैं 20 मिनट में ये समझाऊँ कि कैसे कैसे पढ़ा. आई डिसाइडेड कि मैं पूरा 20 से 35-40 मिनट्स में पूरा लेक्चर ही पढ़ा दूँ, मतलब पढ़ा ही दूँ. और 40 मिनट्स इस वीडियो को देख लो एंड 40 मिनट्स में आपके 5 मार्क्स पक्के, 100% पक्के. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर. सो चैप्टर स्टार्ट्स विद स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो इसमें आप फर्स्ट पेज तो ऑफकोर्स कोई काम का नहीं है. सेकेंड में चैप्टर ओवरव्यू काम का नहीं है. लेट्स स्टार्ट विथ यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है. तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं चैप्टर पढ़ती थी मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती थी. तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे चैप्टर के 10 से 12 कॉन्सेप्ट एंड उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 10 से 12 क्वेश्चंस फ्रेम कर लिया. अब जो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे पता है इस चैप्टर में इतने 12 क्वेश्चंस बनते हैं, इन 12 में से ही होगा. ठीक है. तो इट मेड मी ईजी टू रिकग्नाइज कि कौन सा पार्ट मुझे लिखना है, कौन सा आंसर मुझे लिखना है. क्योंकि ऑडिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में यही समझ नहीं आता कि आंसर क्या लिखना है. लेकिन जब मैंने स्टडी मटेरियल को क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर दिया, फ्रेम कर दिया, इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चन वाइज कंपाइल कर दिया, तो मुझे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्ट्राइक हो गया कि यहाँ पे ये वाला आंसर लिखना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट. और यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है. गिव एग्जाम्पल्स. अब आपको एग्जाम में कुछ इसी तरीके का, इसी के अराउंड कोई क्वेश्चन मिला, व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब व्हाट इज़ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. एक ऊपर में केस स्टडी बताई और एंड में अगर ये लाइन दिख गया, एक्सप्लेन मिस्टर सो एंड सो व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो आपको ये आंसर लिखना होगा. तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज़ एन इकोसिस्टम विच कंबाइंस पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब PPT, विद इन एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट. अब इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट शीट पे हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 1 जो ऊपर में था दैट वाज फॉर वेरी स्मॉल एंटिटीज़.
जब बहुत स्मॉल एंटिटीज़ हैं तो वो लोग पैकेज्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जब स्मॉल एंटिटीज़ हैं तो वो लोग ये यूज़ करते हैं, और जो लार्ज एंटिटीज़ हैं वो लोग ये यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में यही एग्जाम्पल जो है MCQ के फॉर्म में आ सकता है। So which of the following is not a packaged software? Which of the following is not a small ERPs in small to medium businesses? Which of the following is an ERP system for large companies? आप अगर 1 से 2 बार भी इसकी रीडिंग कर लोगे तो ये MCQ आपसे तुरंत क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है लेयर्स, द लेयर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल बताऊंगी ATM का। सपोज आप ATM जाते हैं जहाँ से आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो आपको एक ATM मिलता है, ठीक है, एक सेकेंड। तो आपको एक ATM मिलता है, यहाँ पे स्क्रीन होती है और यहाँ पे वो बॉक्स होता है जिससे कैश निकलता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, इसमें क्या क्या लेयर्स लगे हैं। तो सबसे पहले व्हेन यू वेंट यू एंटर्ड योर डिटेल्स, और आपको एक डेटा बेस के थ्रू क्या मिल जाता है, आपका डिटेल्स मिल जाता है। फर्स्ट लेयर इज डेटा बेस। सेकेंडली जो ये स्क्रीन लगा है ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट हो रहा है। द सेकेंड थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड थिंग वी नीड हार्डवेयर, ये सब कुछ एक हार्डवेयर के अंदर फिक्स है। यहाँ जो कैश विड्रॉ होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, ये स्क्रीन है, ये जो है, ये सब कुछ हार्डवेयर के अंदर है। फोर्थ थिंग, ये सब कुछ एक सर्वर से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा ऐसा लिखा रहता है ATM का सर्वर डाउन है, या ऐसा सुना होगा ATM का सर्वर डाउन है, ATM इज़ नॉट वर्किंग। इट्स ऑल बिकॉज उसमें नेटवर्क नहीं है। तो ये नेटवर्क डिवाइस इज़ द फोर्थ लेयर। एंड लास्ट लेयर, नेटवर्क डिवाइस एंड नेटवर्क्स दोनों ही फिफ्थ लेयर है। एंड लास्ट लेयर इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये सब कुछ के अराउंड एक फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड होएगा, एक AC लगा रहेगा, एक गेट होएगा, एक लॉकर होएगा। सो दीज आर ऑल दी लेयर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सो आप ये एक बार ये ध्यान में रखेंगे तो एग्ज़ाम में अगर कुछ भी आता है इस तरीके का कि what are the layers, what are the layers that an auditor keep in mind while auditing in an automated environment, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी लेयर वर्ड दिख गया तो आपको ये आंसर लिख कर आना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द रियल टाइम। आप चाहें तो ये सब एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन फ्रेम करने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। The next concept is key concept in real-time environment. Mark this concept as very important. बताती हूँ क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से अभी तक कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है। What is रियल टाइम एनवायरनमेंट और इसके कॉम्पोनेंट्स, एंड दिस इज़ अ हाईली प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जो अगले या तो नवंबर अटैम्प्ट या मई अटैम्प्ट अगले के अगले आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एंड यहाँ से अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो क्या होएगा, व्हाट इज़, इफ़ यू हैव अ पेपर पेन प्लीज़, या अपने स्टडी मटीरियल में जहाँ आप पढ़ रहे हो ना यहीं पे लिख लो, व्हाट इज़ रियल टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। ये आप उसी वक्त लिख लो, उसी समय लिख लो, यहीं पर लिख लो, ताकि आप जब भी यहाँ से पढ़ो आपको पता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ रियल टाइम एनवायरनमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, आप इसके आंसर को यहाँ से पढ़ने वाले हो। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ रियल टाइम एनवायरनमेंट। रियल टाइम एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट ही सारा काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप Paytm या गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हैं, तो इट इज़ लाइक इंस्टेंटली हो जाता है, वो पेमेंट डिले में नहीं जाता है, वो पेमेंट जो है ना रुकता नहीं है, ऑन दी स्पॉट इट हैपन्स, एंड दिस इज़ व्हाट रियल टाइम एनवायरनमेंट इज़। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, रियल टाइम एनवायरनमेंट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट in which business operations or transactions are initiated, processed and recorded। ये 3 आपके कोड वर्ड होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, IPR, ठीक है, जिसको आपको मार्क्स मिलेंगे, जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ रियल टाइम एनवायरनमेंट। वी हैव 4 कॉम्पोनेंट्स, एप्लीकेशन, मिडलवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर। अगेन आई वुड लव टू एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। जो आप UPI ट्रांजैक्शन करते हैं वो फ़ोन से करते हैं, राइट। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, आप UPI के अगर थ्रू
ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक एप्लीकेशन चाहिए होता है, एक मिडिलवेयर चाहिए होता है, एक नेटवर्क एंड एक हार्डवेयर। एप्लीकेशन क्या, सपोज आप गूगल पे से पे कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन क्या है, गूगल पे है। मिडिलवेयर क्या है, जैसे कि आप अगर अमेज़ॉन से कुछ खाना खरीद रहे अमेज़ॉन पे कुछ खरीद रहे हैं तो वो आपका मिडिलवेयर हो जाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन के जब पेमेंट पेज पे जाएंगे तो वो आपको कनेक्ट करेगा दूसरे एप्लीकेशन से, गूगल पे के एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन एक मिडिलवेयर है। जोमेटो के थ्रू अगर खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो जोमेटो एक मिडिलवेयर है। जब पेमेंट पेज पे आता है तो वो पेमेंट आपको लेकर जाता है गूगल पे के एप्लीकेशन पे या पेटीएम के एप्लीकेशन पे। तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, एक मिडिलवेयर चाहिए होगा, नेटवर्क ऑफ कोर्स चाहिए होगा, यू नीड इंटरनेट, यू नीड वाईफाई टू कंप्लीट दैट यूपीआई ट्रांजैक्शन, और हार्डवेयर बिना फ़ोन के तो होगा ही नहीं, राइट। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ रियल टाइम एनवायरनमेंट। एंड अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे करके ज़रूर जाना। मुझे कैसे पता, क्या ये क्वेश्चन कहीं आपको दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, किसी भी रेफरेंस बुक में आई डोंट थिंक मिलेगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा इसमें से, स्टडी मटेरियल से। सो सपोज़ आपने एक रेफरेंस बुक में 10 क्वेश्चंस देखे और ये वाला क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा, रियल टाइम वाला, तो आप उसी रेफरेंस बुक के आगे एक और क्वेश्चन लिख लो अपने आप से फ्रेम करके, व्हाट इज़ रियल टाइम एनवायरनमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। एंड मैं सच बता रही हूँ, जब भी क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट आता है वो स्टडी मटेरियल के बीच में से कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होकर आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, यू कैन रीड इट वंस फॉर एमसीक्यू। इसमें से आपको 4 मार्क की थियरी या 5 मार्क की थियरी नहीं आएगी। यूजुअली 5 मार्क की थियरी आपको वहाँ से आएगी जहाँ पे आपको ऐसे पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। जहाँ भी आपको ऐसा स्टडी मटेरियल में पॉइंटर्स दिखेगा ना, उसके ऊपर जो भी लास्ट लाइन है उसके थ्रू आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनकर आता है। नाउ ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आने के चांस नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, बिकॉज ये May 22 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन तो कहीं से भी आने का चांस नहीं है, ठीक है। स्टिल बता देती हूँ, तो यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है, व्हाट अंडरस्टैंडिंग you need as an auditor to work in an automated environment. ठीक है, what understanding you need as an auditor to work in an automated environment. ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है एंड इसका आंसर यहाँ पे होगा। आपको पहले तो रेफरेंस देना पड़ेगा 315 का, फिर रेफरेंस देना पड़ेगा 230 का ऐसे का, उसके अलावा ये 5 पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन पे। एंड अगेन ये पॉइंटर्स याद करने के लिए आप कोई कोड वर्ड, वो कहते हैं ना शॉर्टकट ट्रिक, यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रिक फ्रेम किया था वो क्या था, सिप एप्लीकेशन reduces risk. S for structure, I for IP, P for policies, application for application and risk for risk. सिप होता है ना, सिप मतलब SIPs होते हैं ना, म्यूचुअल फंड की तरह। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे रिस्क रिड्यूस होता है। SIP में जब एप्लीकेशन करते हैं तो रिस्क रिड्यूस होता है। इसी के थ्रू मैंने कोड वर्ड बना लिया एंड इन सारे कोड वर्ड को मैंने 1 शीट ऑफ पेपर पे लिख लिया। एग्ज़ाम वाले दिन ही मॉर्निंग जो जल्दी उठ गए, जैसे सपोज 7 o'clock उठ गए, तो 7 से 1 o'clock तक मैंने इन 1 शीट पे जितने भी कोड वर्ड्स, जितने भी तरीके से समझा था, याद किया था, उसको रिवाइज कर लिया एंड इट वर्कड अ लॉट, क्योंकि एग्ज़ाम में जाते ही मुझे वो सारे फ्रेश थे और मुझे स्ट्राइक हो गए। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये सब अगेन यू कैन स्किप, यहाँ आ जाओ। कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल। ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल पे आपको क्या कंसिडरेशन लेना है। तो अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ऑडिट अप्रोच का फ्रेम होता है। अगर क्वेश्चन में आपको दिख गया व्हाट इज़ द ऑडिट अप्रोच वाइल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखवा दूँ? यस, लिखवा देती हूँ। व्हाट आर
the audit approach while auditing in an automated environment. तो ऑडिट करने वक्त आपको क्या अप्रोच रखना है, एंड इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा. ठीक है. आई होप यू राइटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन लिख लो स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल उठा के अच्छे से पढ़ो एंड क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे. लिख लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ऑडिट अप्रोच आपको क्या रखना है इन ईच फेज ऑफ ऑडिट. तो पहले ऑडिट फेज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ऑडिट के फेज जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो प्लानिंग फेज होता है, एक एग्जीक्यूशन फेज होता है और एक कंप्लीशन फेज होता है. ठीक है. प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन. यहाँ पे लिखा होगा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन. ये 3 फेजेस होते हैं ऑडिट के. तो यहाँ पे अगेन मैं बताया, जहाँ पे भी आपको बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम पक्का होता है. पक्का होता है. तो ये बुलेट पॉइंट्स वाले जहाँ आपको दिखे वो क्वेश्चन छोड़ के मत जाना. ठीक है. तो ये बुलेट पॉइंट्स के जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं वो प्लानिंग के हैं, जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो एग्जीक्यूशन के हैं, और जो लास्ट पॉइंट है ना वो कंप्लीशन का है. जो भी ये 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स को मार्क कर लो. ये 3 पॉइंट्स आपके प्लानिंग के हैं, ये 2 पॉइंट्स आपके एग्जीक्यूशन के हैं, और ये लास्ट पॉइंट आपका कंप्लीशन फेज़ का है. तो प्लानिंग फेज़ में आपको 3 चीज़ें देखनी है. नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, एंड नंबर 3 एंट्री लेवल कंट्रोल्स. ठीक है. एग्जीक्यूशन फेज़ पे आपको टेस्टिंग करना है 2 चीज़ों का, रिजल्ट्स का और रिपोर्ट का. ठीक है. तो बेसिकली मैंने इसको ऐसे याद किया, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो उससे क्या होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड भी आती है. तो एग्जीक्यूशन फेज़ में आपका 2 चीज़ें हैं, टेस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स. तो यू कैन सी हियर सब कुछ स्टडी मटेरियल से ही किया हुआ है, मैं कुछ भी इधर उधर से नहीं पढ़ा रही हूँ. ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज द रिजल्ट्स, एक तो रिजल्ट्स, एंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज रिपोर्ट. ये कोड वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी ऑडिट में आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेगा. एंड लास्ट स्टेप है कंप्लीशन. कंप्लीशन में आप सारे डेफिशिएंसीज को कवर अप करते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी डायग्राम ऑल्सो. ये वही सारी चीज़ें जो अभी पढ़ाई उसका इन्होंने टैबुलर प्रेजेंटेशन दे दिया है, ऑल्टरनेटिव आंसर दे दिया है, आप इसे स्किप कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ओवरव्यू. ओवरऑल इंटरप्राइज कैसे रिस्क मैनेजमेंट करती है उसके बारे में है यहाँ पे दिया हुआ. ये सब आई डोंट थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. टाइप ऑफ रिस्क तो पता ही है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस नहीं हैं. MCQ के लिए यू कैन रीड दिस लाइन. रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग. In other words, risk is possible that event which is prevent a company from achieving objectives. MCQ के लिए पढ़ लो एक बार. इसके अलावा MCQ के लिए ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब ये कहता है कि इंटरनल कंट्रोल जो फ्रेमवर्क है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट अ सेपरेट पार्ट. वो सेपरेट पार्ट नहीं है, वो ERM के अंडर ही आता है इंटरनल कंट्रोल. तो ERM इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इंटरनल कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ ERM. तो यहाँ से आपको एक MCQ फ्रेम हो सकता है. ERM इज़ अ ब्रॉडर सब्जेक्ट एंड द इंटरनल कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ ERM. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो अब तक मैंने आपको 5 टॉपिक्स कवर करा दिए हैं. टोटल चैप्टर में 11 टॉपिक्स हैं, और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि हुआ होगा कि मैं इतनी जल्दी 5 टॉपिक्स कर लिए, और 5-6 टॉपिक्स ही रह जाते हैं अभी. ओके. अगेन
अगेन अ क्वेश्चन, जहाँ पे भी बुलेट पॉइंट्स दिखेगा वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है। ये सब यू कैन स्किप। ये सब यू कैन स्किप। ये बुलेट्स पॉइंट्स आपको जहाँ दिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ERP? यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है MCQ आ सकता है। One of the most critical components of ERP is the risk assessment process. और यहाँ पे 2 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what are the considerations you need in risk assessment process? And question number 2, what is risk assessment process? ये 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से फ्रेम होते हैं, ठीक है। I should repeat the question? Yeah. So question number 1, what are the consideration you need in risk assessment process? And number 2, what is risk assessment process? तो आप लिख लो, what is risk assessment process? और यहाँ से फ्रेम होता है what are the consideration you need in रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं एंड ये आने के चांसेस है क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आए हैं, बहुत पहले आ चुके हैं, तो ये आ सकता है, ठीक है। ये आ सकता है ये क्वेश्चन, यू कैन जस्ट लाइक गो थ्रू इट वंस। तो मैं बता देती हूँ, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का कंसिडरेशन, इसको आप ऐसा कर लो, एक तो रिस्क लिख लो और इसके 5 हाथ बना दो, 1 2 3 4 5 और साथ में लिख लो ABDU, ठीक है। तो रिस्क के 5 हाथ बना दो। कंसिडरेशन क्या क्या देखना है आपको? रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर क्या करना है, रिस्क स्कोर्स देखने हैं, ठीक है, स्कोर्स देखने हैं। फिर आपको क्या करना है, रिस्क एपेटाइट चेक करनी है, ठीक है, यहाँ लिख लो एपेटाइट। फिर आपको क्या करना है, रिस्क कहाँ गया, प्रायोरिटाइज यहाँ पे, और एक और है रिस्क एसेस करना है, एसेस। तो यहाँ पे एसेस लिख लो और यहाँ पे प्रायोरिटाइज लिख लो। तो रिस्क के 5 पॉइंट्स एंड ABDU को आप यहाँ पे फिट कर लो। दिस इज़ A, दिस इज़ बेंचमार्किंग, लास्ट पॉइंट इज़ B, and D is for data metrics and U is for use of, D is for definition of key role ये वाला, and U is for data metrics। आप इसको ABDU ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म बना लो, इसको रिवाइज कर लो, एग्ज़ाम में क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो देख लो, ये देखो कितने मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जब तक आप इसको क्वेश्चन वाइज फ्रेम नहीं करोगे आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिस्क प्रोसेस की बात पूछता है, रिस्क प्रोसेस में क्या कंसिडरेशन चाहिए पूछ रहा है, और नीचे में रिस्क प्रोसेस क्या होता है ये बताया है। तो जब तक आप ये 2 क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 याद नहीं करोगे, एग्ज़ाम में क्रैक नहीं होगा। अब आते हैं रिस्क प्रोसेस के ऊपर। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। दीज आर 1 2 3 4 5 स्टेप्स। अब देखो, सबसे पहला स्टेप है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा स्टेप है डिफाइन वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो पाएगी अचीव। थर्ड स्टेप है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमने सेकेंड स्टेप में एनालाइज किया है उसके होने के क्या क्या चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं। फोर्थ स्टेप है कि ये जो सेकेंड स्टेप में जो हमने प्रॉब्लम किया है, एसेस फाइंड आउट किया है, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप है कि और कोई बचा कुचा रिस्क है तो वो भी पता कर लो। तो उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ मेरा गोल है पब्लिक स्पीकर बनना, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मुझे वो प्रॉब्लम्स देखनी है, वो जगह देखनी है दैट विल अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ दिस गोल। तो ये जो मेरी इस पब्लिक स्पीकर बनने की जो प्रॉब्लम है, जो गोल है, उसको अफेक्ट क्या करेगा, मेरा स्टेज फियर। क्योंकि अगर मुझे स्टेज फियर रहेगा तो मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकती। थर्ड स्टेप है कि ये चीज़ होने का, स्टेज फियर आने के क्या क्या चांसेस हैं। तो क्योंकि मैंने इससे पहले कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया है, स्टेज फियर होने का चांसेस 80% है।
80% श्योरिटी है कि मैं डरूंगी स्टेज पर, राइट. नेक्स्ट इज़ हाउ कैन यू मिटिगेट द रिस्क. ये जो प्रॉब्लम है ना स्टेज फियर का, इसको आप फाइट कैसे कर सकते हैं. बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, राइट. लास्ट स्टेप जो है ना, लास्ट स्टेप पूछता है क्या स्टेज फियर के अलावा और कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो मुझे गोल तक पहुंचने में नहीं हेल्प करेगी, मतलब गोल तक पहुंचने से रोकेगी. यस, और भी फैक्टर्स हैं. जैसे सपोज मैंने स्पीच देने से 1 घंटे पहले ही बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, राइट. तो मैं स्टेज पे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाऊँगी, अच्छी पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाऊँगी. दिस इज़ हाउ आई कनेक्टेड एवरी प्रोसेस विथ डे टू डे थिंग दैट इज़ गोइंग इन माई लाइफ. एंड यू कैन सी कि ये स्टेप्स आपको 100% याद हो जाते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. अब यहाँ से फिर क्वेश्चन फ्रेम कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट. ये भी नहीं आया है पर इसमें MCQ आ सकता है या आ चुका है. इसमें से MCQ फ्रेम होने के चांसेस हैं, या तो हो चुके हैं या होंगे. तो यहाँ पे लिख लो व्हाट आर द फैक्टर्स नीडेड फॉर ऑडिटर टू कंसिडर while assessing IT रिस्क. कौन कौन से फैक्टर्स है जो ऑडिटर को कंसिडर करना है while assessing ऑडिट रिस्क, IT रिस्क. फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है. तो फैक्टर्स की बात करूँ, जो फर्स्ट फैक्टर है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको यही आंसर लिखना है. द फर्स्ट फैक्टर इज एंटिटी लेवल एस्पेक्ट ऑफ रिस्क. सेकेंड है रिस्क इन IT प्रोसेसेस. थर्ड है रिस्क एट ईच लेयर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो आप 3 फैक्टर्स कंसिडर करोगे एक एंटिटी लेवल पे. पूरे एंटिटी के लेवल पे क्या वो फैक्टर है जो रिस्क, जिससे रिस्क होएगा एक एंटिटी, ठीक है. IT प्रोसेसेस में क्या फैक्टर्स हैं, ईच स्टेप में. अगर टैली से हम कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है टैली में कोई गड़बड़ हो, कुछ हमने डेटा गलत डाला हो, क्या प्रॉब्लम है. एंड लास्टली आपको देखना पड़ेगा ईच लेयर. मान लो नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, हार्डवेयर सही नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर सही नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन वेयर नहीं चल रहा है, तो ये आपको ईच लेयर, वो लेयर पढ़ाया था ना अभी शुरू में फर्स्ट पेज पे, वो लेयर, हर लेयर में क्या प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज़ योर नेक्स्ट. अगेन वही देखो, मैं वहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ जहाँ बुलेट पॉइंट बना हुआ है. ये बुलेट पॉइंट बना है, इसको भी अभी पढ़ रहे हैं, मतलब 1 मिनट में. यू कैन स्किप ऑल दीज, you can easily skip all these, and let's directly come to controls that help to mitigate the IT risk. Controls that helps to mitigate IT risks. So ये जो कंट्रोल्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं. जनरल, नंबर 2, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 IT डिपेंडेंट, ठीक है. 3 टाइप के कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं जिससे जो रिस्क है ना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में वो कवर अप हो सकता है. सो अगर मैं जनरल IT रूल्स के बारे में बताऊँ तो ये सब जगह चलता है, पूरे ओवरऑल हर एरिया पे लगता है बिजनेस के, ठीक है. कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है रिस्क को हटाने का तरीका. ठीक है. जनरल IT कंट्रोल जो है उसमें आपको ये पॉइंट्स फिर से याद कर लो क्योंकि ये लास्ट लाइन आ सकता है क्वेश्चन फ्रेम करके. व्हाट आर द कॉमनली कंट्रोल्स जनरल IT कंट्रोल्स. व्हाट आर द कॉमन जनरल IT कंट्रोल्स, और इसमें आप याद कर लो DAPAS, DAPAS, ठीक है. DAPAS ऐसे याद कर लो. D फॉर डेटा, SA फॉर एप्लीकेशन, P for program change, S for system and A for asset security. ये आप याद कर लो. What are the common IT controls?
अब देखो जनरल का मतलब ही जनरल हो रहा है, जो पूरे बिजनेस के ऊपर लग रहा है उसको कहते हैं जनरल, ठीक है, पूरे बिजनेस के ऊपर लग रहा है। और क्योंकि ये जनरल है तो ये बाकी दोनों आईटी कंट्रोल्स को भी सपोर्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो उसकी इंटीग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अगर यहाँ से एक लाइन MCQ उठ के आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स हेल्प इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जनरल, एप्लीकेशन या फिर IT, तो आपको बोलना पड़ेगा जनरल, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next one that we have is the application control, and just a moment, यहाँ पे है application control. Application control can be automated or manual. Again MCQ बन सकता है, which of the following controls can be automated or manual, ठीक है। It can be preventive or detective in nature, and don't worry, अगर आपको लगता है कि ये सब कैसे याद रखेंगे, मैंने नोट्स भी फ्रेम कर रखा है, मैं नोट्स भी अटैच कर दूँगी रेफरेंस के लिए। आप सब कुछ MCQ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सब नोट्स में लिखा है, तो आप उसे रेफ़र कर लेना एक बार। डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव इन नेचर, ठीक है। और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, फील्ड चेक, लिमिट चेक, नंबर चेक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसा चल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल लगाना। जनरल हमने पढ़ा ओवरऑल पे, एप्लीकेशन मतलब वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसा चल रहा है। एंड द लास्ट कंट्रोल दैट वी हैव इज़ द IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली जो IT है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो किसके ऊपर काम करता है, जो डेटा हमने उसको फीड किया, मैनुअल डेटा, जो हमारा जो वो है क्या कहते हैं उसे, कोई भी टैली है, तो टैली जो सॉफ्टवेयर है वो रिज़ल्ट किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमने डेटा फीड किया। तो बेसिकली जो IT डिपेंडेंट कंट्रोल है वो किस पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन पे, ठीक है। तो इस कंट्रोल को हम मैनुअल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनुअल कंट्रोल। तो अगेन अगर क्वेश्चन आ रहा है MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैनुअल कंट्रोल, तो आपको बताना होगा इट इज़ IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स डेटा, जो भी आप टैली में डेटा फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स देगा। तो अगर आपने सोर्स डेटा ही गलत डाला तो टैली का आंसर रिजल्ट भी गलत आएगा। तो ये है IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से देख लो, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल जो है ना इंटर रिलेटेड होते हैं एंड इनकी जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बोथ आर नीडेड फॉर ईच अदर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। बेसिकली ये कंसेप्ट यहाँ का नहीं है, ये कंसेप्ट है इंटरनल कंट्रोल्स वाले चैप्टर का। लेकिन अगर जैसे वो चैप्टर तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, मतलब दिस इज़ जस्ट अ डेमो लेक्चर, राइट। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल का पूरा वो है कंपोनेंट्स। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया CRIM, क्रिम एक्टिविटीज़, क्रीम एक्टिविटीज़, ठीक है। क्रीम एक्टिविटीज़ होता ना, क्रीम से मैंने क्रिम बना लिया और एक्टिविटीज़। देखो, अगर जैसे एक बार में तो ये चैप्टर याद होगा नहीं, राइट। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये तो पॉइंट्स अंदर अंदर याद रह जाएंगे, ये नेम्स याद रह जाएंगे, पर ये याद नहीं रहेगा कि उसमें 5 पॉइंट्स थे कि 6 पॉइंट्स थे। वहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत काम आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स कितने हैं, 5 हैं या 6 हैं। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक बना लोगे, जैसे मैंने बताया था सिप एप्लीकेशन रिड्यूसेस रिस्क, तो आप बता सकते हो यहीं पर कि इसमें ना शॉर्टकट, इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स होंगे। तो अब उसका तो फुल फॉर्म याद हो जाएगा अगर आप उसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप इसको 1 टाइम पढ़ो और फिर शॉर्टकट याद रखो, किसी को नहीं होने वाला याद। पहले इस स्टडी मटेरियल को ही 2-3 बार आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, लाइन वाइज लाइन, हेडिंग वाइज हेडिंग, मीनिंग बाय मीनिंग। जब आपको मीनिंग कंफर्म हो जाएगा, हेडिंग्स कंफर्म हो जाएंगे, तभी आपको शॉर्टकट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू, आप यहाँ पे देख लो कुछ खास है नहीं, मतलब ये बता रहा है जो ELCs हैं, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, वो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
डायरेक्टली हमने अगर कोई कंट्रोल लगाया तो उसको डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ जैसे कि अगर हम कहीं जॉब देने जाते हैं तो वो हमारा सब कुछ सर्च करते हैं कि सही बंदा है नहीं है, ये पर्सन सही है नहीं, तो ये सब क्या हो गया, एक तरीके का इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, देखो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिक कोड एंड पॉलिसीज़, ठीक है। ओके, सो ये सब है यहाँ पे जो यू शुड लाइक गो, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग, और नहीं भी रीड किया तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। बस इतना याद रखना है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, ठीक है। अब बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आया था मई 21। सोच लो कहाँ से आया था। ये जो बॉक्स होता है जिसको हम कभी देखते भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होकर आया था मई 21 में। जो अगर स्टडी मटेरियल पढ़ के गया उसके लिए ये बहुत इजी था। क्वेश्चन में था कुछ विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ में ऑडिटर का क्या रोल है, सब ने सोचा इसका क्या आंसर होगा, और अगर देखो यहाँ पे आंसर देखो तो बहुत ही इजी था कि ऑडिटर को बस इतना कंफर्म करना है कि क्या एक कंपनी के पास विसल ब्लोइंग पॉलिसी है, अगर है तो वो अप्रूव्ड है, अगर वो अप्रूव्ड है तो क्या सबको बता रखा है कि ऐसी पॉलिसी है, क्या एम्प्लॉय के पास अवेयरनेस है कि ऐसी कोई पॉलिसी है, ठीक है। अगर अवेयरनेस है तो उसको उन्हें पता है कि कैसे, मतलब उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्या इस पे मॉनिटर हो रहा है ये पॉलिसी, क्या जो डेविएशंस है ये सब हो रहा है। कितना इजी आंसर था, पर क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल के अंदर से नहीं पढ़ा है, आपको पता नहीं था कि कहाँ से आया है क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो स्टडी मटेरियल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ये बुलेट पॉइंट्स जहाँ दिखे वहाँ पे आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो खुद से, और वही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा जो आएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। यू कैन स्किप ऑल दीज, जहाँ बुलेट पॉइंट ना दिखे वो स्किप कर सकते हैं। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक इज डेटा एनालिटिक्स। ये आया था दिसंबर 21 में, तो जो भी दिसंबर 21 में आया है उसके आने के चांसेस कम है। मई 22 में जो आया है वो आने के चांसेस कम है, या दिसंबर 21 में ये आया है। और व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, जो डेटा आपने रॉ डाली उसको अगर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स, मीनिंगफुल इन्फो में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले तो इन्होंने ये पूछ रखा है, यहाँ पे यही पूछ रखा है कि क्या बेनिफिट्स हैं या क्या स्टेप है, ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये हो सकता है आ जाए। सो फिर भी आप देख लो ये क्या है, इसे होता है कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन फॉर्म होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और यहाँ पे क्या फ्रेम होगा, द प्रोसेस, द स्टेप्स, द प्रोसेस और द बेनिफिट्स ऑफ कैट की बेनिफिट्स, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं यहाँ से। ये आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ नहीं है, और ये आ चुका है मई 21 में, सॉरी जून में या जून नहीं, ये दिसंबर 21 में, दिसंबर 21 में आ चुका है, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दिस प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, व्हाट आर दी सेवरल एस्पेक्ट्स। ये एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं डेटा एनालिटिक्स में। इसका मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया है, बस ऐसे ही याद कर लिया था 2-3 बार मल्टीपल बोल कर। कंट्रोल, रिस्क, ये सब वर्ड तो कॉमन ही है ना इस पूरे चैप्टर में। इवैल्यूएशन, फ्रॉड रिस्क, एनालिटिक्स, ये सब मैंने ऐसे ही बोल बोल के याद कर लिया था, फ्रेम नहीं कर पाए कुछ। यहाँ पे यू कैन जस्ट सी स्टेप्स क्या है फॉर कैट, स्टेप्स, प्रोसेस एक्सेट्रा, तो ये है, ठीक है। बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, कोई आइडेंटिफाई सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लो, उसकी कंप्लीटनेस चेक करो, कोई क्राइटेरिया लगा लो, जैसे हम कोई डेटा चेक करते हैं उस पर क्राइटेरियाज लगा लेते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं, वैलिडेट द रूल्स एंड उसके बाद रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। तो ये स्टेप्स हैं कैट के। दैट्स आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई हैव कंप्लीटेड इट इन 40 मिनट्स। आपको आई होप अच्छा समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, इफ़ यू लाइक द लेक्चर, बिकॉज यू नो दैट आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मैं अपने फ्री टाइम में दोबारा कोशिश करूँगी एक और ऑडिट के छोटे चैप्टर को उठाकर पढ़ा देने का।
अगर आप पसंद करते हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर देना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हो। स्मॉल चैप्टर्स बताना, बिकॉज़ वो आप कहीं और से नहीं कर पाओगे, वो मैं कराने की कोशिश करूँगी। अगर बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया तो मैं अपलोड कर दूँगी, बिकॉज़ मेरे लिए मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है अभी। एंड दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक्ड इट। जैसे एक बार मेरा ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर ख़त्म हो गया, व्हेन आई अंडरस्टूड द लेक्चर अच्छे से, तो मैंने क्या किया, जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको उस पर मार्क कराए स्टडी मटेरियल पे कि हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, उसको मैंने शीट ऑफ पेपर पे लिख लिया कुछ इस तरीके से। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने शीट ऑफ पेपर पे लिख लिया। अब इससे क्या हुआ, मेरे नोट्स भी तैयार हो गए लास्ट डे रिविजन के लिए। तो 2 से 3 बार मैंने स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा। क्यों? क्योंकि उससे वो चीज़ें दिमाग में छप जाती है, वो जो इमेजेस हैं, वो जो पेंटिंग्स है, वो जो डायग्राम्स है, किस पेज के किस कॉर्नर पे क्या है, अगर आप 2 से 3 बार उसे पढ़ो तो वो दिमाग में छप जाती है। एक बार दिमाग में छप गई तो मैंने खुद से नोट्स बनाया। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट नहीं है कि मतलब भर भर के लिख दिया, पॉइंटर्स है, इतना है कि हाँ 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले रिवाइज कर लो तो वो चैप्टर आपका एग्ज़ाम तक साथ देगा। फिर वो नोट्स मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया एंड इसको लास्ट डे में रिवाइज करके चली गई। एंड ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो वो देख लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये लेक्चर भी नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखो, पर ये नोट्स रेफर कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन वाइज पूरे चैप्टर को डिवाइड करके नोट्स बनाया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर लेक्चर्स तो कमेंट कर देना, बिकॉज़ अभी तो आई एम लाइक स्टूडेंट, तो इतना टाइम है नहीं कि मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो यूजुअली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, वो मैं अपलोड ज़रूर कर दूँगी आप लोगों के लिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। बाय बाय।